अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको डोंट केयर के मैप के बारे में बताऊंगा कि डोंट केयर के मैप में क्या होता है। सबसे पहले जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये सिग्मा है और ये पता है आप सबको कि ये किस तरह करते हैं। अगर आप सबको ये नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक रख दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे आती हैं और ये भी किस तरह आता है। सारा कुछ उसमें बताया हुआ है मैंने। अब जो चीज़ है मेन, जो नई चीज़ है वो है डोंट केयर। सबसे पहले देखते हैं सिग्मा, और सिग्मा के अंदर जो जो लिखे हुए हैं नंबर्स यानी कि 0 1 2 3, तो उस ब्लॉक में हमने 1 1 लिख देना है। जैसा कि आप सब जानते हैं क्योंकि ये सिग्मा है तो सिग्मा में हम 1 1 डालते हैं। अब सिग्मा के जिस जिस ब्लॉक में जो था यानी कि जिस जिस नंबर में था उस नंबर की जगह मैंने 1 लिख दिया। जिस तरह 0 की जगह 1, इसी तरह 1 की जगह 1, 2 की जगह 1, यानी 2 के ब्लॉक में 1, 3 के ब्लॉक में 1, 4 के ब्लॉक में 1, 7 के ब्लॉक में 1, इसी तरह ये सारे के ब्लॉक में 1 1 लिख दिया जो जो सिग्मा के अंदर थे। इसी तरह अब आ जाते हैं प्लस डी। अब ये जो डी है इसका मतलब है डोंट केयर। अब डी के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं इसका मतलब है जो जो नंबर लिखे हुए हैं उस जगह हमने एक्स लिख देना है, कैपिटल एक्स। जैसे कि 5 के ब्लॉक में लिखना है, 6 के ब्लॉक में, 11 के ब्लॉक में, 15 के ब्लॉक में, जिस जिस ब्लॉक में उसने कहा है उस ब्लॉक में हमने लिख देना है। तो देखें 5 के ब्लॉक में कहा था 5 के ब्लॉक में, 6 के ब्लॉक में कहा था तो 6 के ब्लॉक में, 11 के ब्लॉक में कहा था तो 11 के ब्लॉक में, 15 के ब्लॉक में कहा था उस ब्लॉक में। अब बाकी पीछे जो ब्लॉक्स बचे हैं उनमें हम 0 0 लिख देंगे। अब इसके बाद हमने इसकी लूपिंग करनी है। अब हमने कोशिश करनी है कि हमारा जितना बड़ा लूप बन सकता है हमने उसे बनाना है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 1 1 का लूप बन रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 1 का अलग लूप बनेगा सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्रॉस आ गया है यानी डोंट केयर आ गया है। तो डोंट केयर का मतलब ही ये होता है कि अगर हमारे पास 1 की लाइन में SOP में कोई आ रहा है, एक्स आ रहा है यानी डोंट केयर आ रहा है, तो हमने फिर केयर नहीं करनी, हमने उसे भी लूप में शामिल करने लेना है। यानी कि यहाँ पर फिर जिस तरह अब एक्स 1 के बीच में आ रहा है या 1 वाली लाइन में आ रहा है तो ये एक्स जो है ये भी 1 की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये हम SOP में कर रहे हैं। जब हम POS में करेंगे तो यही एक्स 0 की भी तरह बिहेव करेगा अगर वो 1 या 1 की लाइन में या 1 के बीच में कहीं आ रहा है। अब ये देखें ना, ये भी 1 की लाइन में एक्स आ रहा है, ये भी 1 की लाइन में आ रहा है, तो ये अब ये 1 की तरह बिहेव करेंगे। सिर्फ वो एक्स बिहेव करेंगे जो 1 की लाइन में या 1 के बीच में आ रहे हैं यानी उसके इर्द गिर्द। तो अब अगर हम देखें तो ये भी एक लूप बन जाएगा, लेकिन इससे बड़ा भी हम लूप बना सकते हैं यानी ये पूरा एक बड़ा लूप। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि लूप बन जाएगा, बहुत बड़ा कह रहा हूँ मैं, यानी कि बड़ा एक लूप बन जाएगा जो कि 8 ब्लॉक्स का बनेगा, 8 सेल्स का बनेगा यानी कि। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये देखें 1 1 का बन रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी 1 का बन रहा है, लेकिन अब ये x आ गया है तो अब इस x की वजह से जो है ये भी एक लूप बन जाएगा क्योंकि अब x जो है ये 1 की ही लाइन में आ रहा है और या बीच में आ रहा है तो ये भी 1 की तरह बिहेव करेगा। तो फिर हम इसका भी एक लूप बना लेंगे क्योंकि ये 4 नंबर्स का तो हम लूप बना सकते हैं ना। लेकिन अगर हम देखें एक और बात कि अगर मैं इसका फोल्डिंग लूप बना लूँ यानी ये 4 नंबर और ये 4 नंबर, तो हमारा इससे भी बड़ा ग्रुप बनेगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि जितना बड़ा ग्रुप हो सकता है बनाएं, मगर शर्त ये है कि वो 2 की पावर में हो सेल्स। तो सेल्स की तादाद यानी 2 की पावर में हो, तो ये 2 की पावर में आएगी ना, ये इस तरह एक सेल बनेगा, इसी तरह इस तरह एक लूप बनेगा, इस तरह ये, तो ये नहीं कि एक लूप बन जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आप ये देखें ये एक्स जो है ये भी इसके लूप में बन सकता था अगर ये ऊपर वाले 1 1 अनकवर होते, लेकिन अब ये कवर हो गए हैं। एक्स तभी 1 की तरह बिहेव करता है जब हमने 1 को कवर करना हो। तो अब यहाँ पे देखें तो सारे 1 कवर हो गए हैं। अब ये x जो है इसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर अब ये x की तरह बिहेव करेगा, फिर हम इसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सिर्फ x की अहमियत तब तक है जब तक हमारा 1 कवर नहीं होता। जैसे ही हमारा 1 कवर हो जाएगा तो x की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब देखें सारे 1 कवर हो गए हैं तो अब इस x का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब हम अपना इसका आंसर लिखते हैं। अब ये देखें सबसे पहले मैंने ये लूप बनाया था, इसको देखें इस तरफ कौन सा वेरिएबल कॉमन है, A0, और ऊपर देखें तो कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे C0 है, यहाँ भी C0 है, मगर यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है। इसी तरह यानी कि C0 आ रहा है तो किसी जगह C आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें D0 और यहाँ पे D, यानी कि कोई भी एक ऐसा वेरिएबल नहीं है जो सब में कॉमन हो। तो इस वजह से फिर हम इनको नहीं लिखेंगे। ये जिस जिस लाइन में आ रहा है, ये देखिए ये पूरा लूप है ना। अब इसके इस तरफ देखें कौन सा कॉमन है, A0 और A0, और B0 और B एक दूसरे के ऑपोजिट है तो वो लिखेंगे, तो जो कॉमन है उसे ही लिख देंगे यानी A0। इसी तरह अगर हम देखें तो अब हमने एक ये किया था, एक ये किया था, तो ये देख लेना है ये इस तरह एक ये है कि ये है, तो इसमें देखें और इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, B0 कॉमन आ रहा है, इधर भी B0 इधर भी B0, A0 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जो कॉमन आ रहा है वो लिख देंगे।
तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके अलावा इसे और भी कई तरीक़ों से कर सकते थे, जिस तरह मैं यहाँ पे इसको फोल्डिंग ग्रुप बना सकता था, लेकिन ये छोटा ग्रुप बना था इसकी जगह, क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप बन रहा है, ये 8 सेल्स का बन रहा है। अगर मैं इसका बनाता ये 4 सेल्स का बन रहा था। तो जितना बड़ा जब हमारा ग्रुप बन जाएगा फिर हमें उसे छोटा दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। और एक और बात याद रहे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये SOP है या POS में है। तो ये देखिए, ये सिग्मा जो है मैंने पहले भी बताया था, सिग्मा का मतलब ये होता है कि हम SOP में करना है। अगर पाई लग जाए तो फिर हम उसे POS में करते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे पाई है तो इसका मतलब है फिर इसे POS में करना है। और आप सब जानते हैं कि POS में हम वेरिएबल्स को इस तरह लिखते हैं प्लस की फॉर्म में। अब 12, 13, 14, अब 12, 13, 14 जो है वो यहाँ पर 12 इधर आता है, 13 इधर आता है, 14 इधर आता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आप सबको अब बनाने आ गया होगा। तो पाई का मतलब ये है कि इस ब्लॉक में जो है हमने 0, 0 लिख देना है। तो ये 12, 13, 14 का ब्लॉक था, उस जगह हमने 0 लिख दिया। और साथ में D 5, 6, 11, 15 है। तो 5, 6, 11 और 15 के ब्लॉक में हमने XX लिख देना है। 5 का ब्लॉक ये है, 6 का ब्लॉक ये है, 15 का ब्लॉक ये है और 11 का ये है। तो इस जगह हम X लिख देंगे, जैसा कि हमने SOP में भी लिखा था। POS में भी हमने D वाले जो इसमें नंबर हैं यहाँ पे भी हमने X ही लिखना है, कैपिटल X। तो अब ये मैंने इस तरह XX लिख दिए हैं और बाकी जगह आप 1, 1 लिख दें, यानी कि इस तरह। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने सिर्फ 0 की लूपिंग करनी है, क्योंकि ये POS है। POS किस तरह है कि ये पाई लिखा हुआ है, पाई का मतलब ही POS होता है। अब 0 की लूपिंग करेंगे तो देखें, एक 0 का सिंगल ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि POS में जो है X 0 की तरह बिहेव करता है। तो अब ये आप देखें ना, ये कब बिहेव करता है 0 की तरह, जब ये 0 के बीच में आए या 0 वाली लाइन में आए, या अगर हमने जीरोस को कवर करना हो। तो अब यहाँ पे अब हमने 0 को अगर कवर करें तो इसका एक बड़ा ग्रुप बन सकता है, क्योंकि X है। तो X को हम फिर X यहाँ पर 0 की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये POS है। तो फिर इसका एक 4 का एक लूप बन जाएगा, यानी कि इस तरह। और ये देखें, अब ये इसके आंसर किस हॉरिजेंटली है, और ये देखें हॉरिजेंटली किस वेरिएबल वाली लाइन में आ रहा है, A0 प्लस B0। और ऊपर देखें तो ये देखें, इनमें ऊपर देखें, इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर कोई कॉमन आ रहा है तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। देखें ना, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, मगर यहाँ पे C0 है, यहाँ पे भी C0 है। इसी तरह यहाँ पे D है, यहाँ पे D0 है, यहाँ D0 है, यहाँ D है। यानी कि कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं जो सब में कॉमन हो। तो फिर जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो फिर हम वही चीज़ लिखते हैं जिस लाइन में आ रहा है। तो A0 प्लस B0 की लाइन में आ रहा है तो A0 प्लस B0 लिख देंगे। और बाज़ दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या SOP और POS का आंसर जो है वो हर दफ़ा सेम ही आता है। अगर वो सेम ही हो, यानी कि, तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि हर बार ही SOP और POS का आंसर सेम है। बाजू का सेम आ भी जाता है, बाजू का नहीं भी आता। तो ये कोई ख़ास रूल नहीं है कि SOP और POS का जो है वो आंसर हमेशा सेम ही आए। तो ये बात याद रहे कि कभी इसका डिफरेंट भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। तो अगर डिफरेंट भी आया, आपने परेशान नहीं होना, तो ये डिफरेंट भी आ जाता है। और एक क्वेश्चन को करने के जो है कई रूल होते हैं और उसके आंसर भी बाजू का डिफरेंट आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले कुछ लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि किस तरह जो है चेंज आते हैं आंसर। तो अगर चेंज भी आंसर है तो परेशान नहीं होना। अगर आप के मैप के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो भी आंसर होगा वो इंशाल्लाह सही होगा। अब अगर आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने जो है खुद ही इस तरह लिखा था। ये देखें, यहाँ पे जो नंबर्स हैं और ये जो नंबर्स हैं, तो ये जो सिग्मा वाला है चीज़ है और ये वाली चीज़ जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि, और इनका आंसर भी सेम आ रहा है, यानी कि इस तरह। यहाँ पे भी A0 प्लस B0 आ रहा है, यहाँ पे भी A0 प्लस B0 आ रहा है। तो ये बाज़ वक़्त बाई चांस इक्वल आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इक्वल आए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि SOP और POS में आंसर हमेशा सेम ही है। ये कभी सेम भी आ सकता है, कभी डिफरेंट भी आ सकता है। इस वजह से हमने कभी परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे, जो कि है इम्प्लीकेंट्स का। इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं? ये बहुत ईजी चीज़ है, आप पहले जो पढ़ के आए हैं लूपिंग, उसे इम्प्लीकेंट्स कहते हैं। एडजेक्टेंट मिन टर्म्स आर कॉल्ड इम्प्लीकेंट्स। सिंपल सी बात है, यानी कि जो एडजेक्टेंट मिन टर्म्स क्या होती हैं? मिन टर्म्स जो है, ये देखें ना, जहाँ जहाँ 1 है ये मिन टर्म्स है। अब ये इसके साथ एडजेक्टेंट है, ये इसके साथ एडजेक्टेंट है, ये इसके साथ एडजेक्टेंट, ये सारे एक दूसरे के एडजेक्टेंट वंस है ना, यानी कि ये जो वंस जहाँ जहाँ आ रहे हैं ये मिन टर्म्स है। तो इन जो मिन टर्म्स हैं ये जो साथ साथ हैं एक दूसरे के, ये एडजेक्टेंट मिन टर्म्स होती हैं। क्योंकि एडजेक्टेंट का मतलब भी होता है कि जो साथ साथ, यानी हमसाया। तो एडजेक्टेंट मिन टर्म्स जो होती हैं इनको हम इम्प्लीकेंट कहते हैं। जिस तरह अगर मैं इसका एक ग्रुप बनाऊँ तो ये एक इम्प्लीकेंट है। इसी तरह अगर मैं इसका एक ग्रुप बनाऊँ तो ये एक इम्प्लीकेंट है। ये लूप बनाऊँ तो जितने भी वंस के लूप बनते हैं, यानी कि जो भी मिन टर्म्स होती हैं साथ साथ, उनका जब हम लूप बनाते हैं तो एक किस्म का इम्प्लीकेंट होता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है PI। P का मतलब प्राइम और I का मतलब इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट यानी कि।
अब इसके टर्म्स क्या हैं, यानी कि अब जिस तरह हम आम लूपिंग करते हैं उसी तरह इसमें भी करेंगे। सबसे पहले यही देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बन रहा है या सबसे बड़ा लूप। तो सबसे बड़ा ये बन रहा है तो इसको बना देंगे। अब ये बन गया एक। इसी तरह अब ये देखें ना, बाकी 1 अनकवर है, ये 1 अनकवर है, ये 1 अनकवर है, ये 1 अनकवर है और ये भी 1 अनकवर है, यानी कि ये लूप में शामिल नहीं हो रहे। तो फिर देखें इसका जो है इसके साथ बनेगा, इसका फिर इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो फिर अब इनकी इस तरह लूपिंग कर देंगे। तो अब ये देखें ना, तो ये टोटल 5 लूप बने हैं। तो यानी कि 5 प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी 5 किस तरह, एक ये लूप, एक ये लूप, इसी तरह ये एक लूप, ये एक लूप, ये एक लूप। तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट की टर्म्स हैं। तो फिर अब इनका हम आंसर निकालेंगे यानी लिखेंगे। अब सबसे पहले जो है वो है यहाँ पर ये वाला। तो सबसे बड़ा ये है, इसको सबसे पहले कर लेते हैं ए नॉट ए। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है इस लाइन में, तो इसमें कॉमन जो आ रहा है वो बी आ रहा है। इसी तरह इसके ऊपर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो बी और डी जो है इसका आंसर है, क्योंकि बी डी जो है वो प्राइम इम्प्लीकेंट में है। इसी तरह बाकी ये देखें, ये वाला देखें ये किस लाइन में आ रहा है, सी नोट डी। और इसके इस तरफ वेरिएबल और इसके इस तरफ वेरिएबल देखें कौन सा है, ए नोट कॉमन आ रहा है। बी और बी नोट एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ए नोट और किस लाइन में आ रहा है, सी नोट डी वाली। तो ए नोट सी नोट डी। इसी तरह आप ये देखें ये किस तरह बन रहा है, यहाँ पे देखें तो ये है ए नोट बी वाली लाइन में आ रहा है। और इसके ऊपर देखें सी डी और सी डी नोट, तो सी कॉमन आ रहा है, तो ए नोट बी वाली लाइन में आ रहा है। और ऊपर इनके कौन सा वेरिएबल कॉमन है, सी कॉमन है, तो ए नोट बी सी। यानी कि इस लूप का जो है यहाँ पे ये किस लाइन में आ रहा है, ए नोट बी वाले वेरिएबल वाली लाइन में आ रहा है, तो ए नोट बी। और इसी तरह इनके ऊपर जो वेरिएबल कॉमन है वो सी कॉमन है, डी और डी नोट एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जो कॉमन है वो लिख देंगे ए नोट बी सी। इसी तरह अगर हम इसका देखें तो ये किस लाइन में आ रहे हैं, सी डी वाली लाइन में, और इसके इस तरफ वेरिएबल और इसके इस तरफ वेरिएबल। तो ये जो कॉमन आ रहा है ए आ रहा है, बी नोट एक दूसरे के ऑपोजिट है, बी नोट और बी। तो इस वजह जो कॉमन है और जिस लाइन में आ रहे हैं वो लिख देंगे। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे ये हमारा रह गया, तो ये किस लाइन में आ रहे हैं, ए बी वाली लाइन में आ रहे हैं ये वाला। और इसके ऊपर वेरिएबल देखें तो सी नोट कॉमन है, तो ए बी सी नोट। तो यानी कि जिस तरह हम आम लूपिंग करते हैं उनके टर्म्स लिखते हैं, तो प्राइम इम्प्लीकेंट भी वही चीज़ होती है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जो है बनने से पहले आपको प्राइम इम्प्लीकेंट बनाना आना चाहिए, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं और अब दोबारा मैंने आपको सिखा दिया है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहता है या एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहता है कि एट लीस्ट वन ऑफ अ लूप, यानी कि कम से कम एक वन जो है, यानी कि वन जो लूपिंग में हम जिनकी लूपिंग करते हैं कम से कम उनमें एक ऐसा वन होना चाहिए एक लूप का, यानी हर लूप का या एवरी लूप का, जो कि पार्ट ना हो ओवरलैपिंग का, यानी वो ओवरलैपिंग में इंक्लूड ना हो, ओवरलैपिंग ना कर रहा हो। तो फिर इस तरह के टर्म को कहते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो अब इसी की हमने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट निकालना है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरह निकालेंगे, किस तरह समझना है आपने। अब ये देखें तो ये जो एक लूप है, अब इस लूप में 2 वन है। अब ये देखें एक वन जो है ओवरलैप कर रहा है, यानी कि एक तो इस लूप में भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसका एक जो वन है वो बच रहा है, यानी कि ये जो है ये हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में शामिल है, क्योंकि इसका एक वन जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा। कम से कम एक वन होना चाहिए, अगर एक वन से ज़्यादा वन ओवरलैप में शामिल नहीं है तो वो भी एसेंशियल में ही आते हैं। कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे जो एक वन है इस लूप का, ये वाला वन ये इसमें ओवरलैपिंग में इंक्लूड है, जबकि एक वन जो है इसका ओवरलैपिंग में नहीं आ रहा, यानी कि सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है। तो ये भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, यानी कि मैंने इसको इस तरह कर दिया, ठीक है। वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें ये जो है लूप, इस लूप को देखें तो इस लूप में भी देखें तो ये वन जो है ओवरलैपिंग में आ रहा है, जबकि एक वन जो है इसका ओवरलैप नहीं कर रहा। तो कम से कम हमारा एक वन ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में है। इसी तरह अगर हम इस वन को देखें तो ये भी ओवरलैप कर रहा है, एक वन ओवरलैप कर रहा है इस लूप का, यानी इस लूप का, और ये एक वन जो है ये ओवरलैपिंग में इंक्लूड है, तो ये भी हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक ये वाला बना दें तो ये हमारा एसेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ये देखें ना बनाए ना, तो ये देखें ये अब ये इसमें 4 वन है। अब इस 4 वनों को देखें तो ये जो है एक तो इसमें भी कर रहा है, दूसरा इनके साथ भी ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह इसमें ये वाला वन देखें तो ये इसमें भी है और इसमें भी ओवरलैप, तो इसके जितने भी वन हैं सारे वन जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं किसी न किसी दूसरे लूप के साथ। तो इस वजह से ये वाला हमारा नहीं होगा, सिर्फ ये वाला लूप हमारा होगा। तो मैं आपको दोबारा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो ये जो हमारे 4 लूप बन रहे हैं तो ये हमारे जो है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ये एक और लूप बनाऊंगा तो वो जो है एसेंशियल नहीं होगा,
क्योंकि अगर मैं उसको बनाऊंगा तो वो जो है फिर उसमें ये भी आ जाएगा, ये ओवरलैप कर देंगे, ये सारे 1 जो है उसके ओवरलैप कर देंगे। तो इस वजह से वो एसेंशियल में नहीं आएगा, एसेंशियल में सिर्फ ये 4 लूप ही आएंगे। तो फिर इनके आंसर लिख देंगे, ये मैंने आपको पहले भी अभी समझाए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये निकालने आते हैं। तो मैं इसके आंसर नीचे लिख देता हूँ। अब ये देखें, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का आंसर है और ये प्राइम इम्प्लीकेंट का आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको इनमें फ़र्क समझ आ गया होगा। अब ये इसको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की टर्म निकालना और प्राइम इम्प्लीकेंट की टर्म निकालने का एक तरीका है। एक और तरीका है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको जो ईजी लगेगा आप वो वाला तरीका अडोप्ट कर लेना। वो भी समझा देता हूँ, वो भी ईजी ही है। अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स में देखें, इनमें जो है ये कौन कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं। यानी कि पहला सबसे पहला जो बनाया है वो आ रहा है 5, 7, 13, 15। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये नंबर लिख देता हूँ। इसी तरह मैं ये देखूँ, अब ये एक लूप बन गया, इस लूप के मैंने नंबर लिख दिया। इसी तरह मैं ये देखूँ और उसके आगे लिख दिया कि इससे क्या बन रहा है, BD बन रहा है। इसी तरह मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे कौन सा 1 और 5 इंक्लूड है, और 1 और 5 से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है A0, C0, D। इसी तरह हमने ये भी एक लूप बनाया है, ये 7, 6 का है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। इसी तरह मैं ये देखूँ, ये किस कौन सा है, 15 और 11। तो 15 और 11 में क्या आ रहा था, ACD आ रहा था। इसी तरह मैं देखूँ, ये एक और लूप रह गया, तो ये आ रहा है 12, 13 और इसमें क्या आ रहा है, ABC नोड आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब ये जो है, ये मैंने आपको, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको पहले प्राइम इम्प्लीकेंट आना चाहिए, फिर आप एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इजीली बना सकते हैं। और ये प्राइम इम्प्लीकेंट की टर्म्स हैं और ये बता रहा है कि ये किस तरह बन रही है। 5, 7, 13 और 15 को जब हमने ये सेल्स को मर्ज किया तो ये BD बना। इसी तरह हमने इसको मर्ज किया, ये बनी, ये टर्म आई, ये सेल को मर्ज किया तो ये टर्म आई। तो यानी कि ये हमने ये टर्म्स आई प्राइम इम्प्लीकेंट की। अब इनमें देखें, सबसे पहली टर्म में 5, 7, 13, 15, क्या देखें इनमें कोई ऐसा नंबर है जो किसी में भी ना आ रहा हो और दूसरे में। अब यहाँ पे देखें 5, 7, 13, 15, 5 देखें किसी और में आ रहा है तो 5 आ रहा है। इसी तरह 7 देखें, 7 भी आ रहा है। 13 देखें, 13 भी आ रहा है। 15 देखें, यानी कि इसके सारे सेल जो हैं वो किसी दूसरे सेल में भी इंक्लूड हैं। यानी कि इसके जितने भी सेल हैं इस टर्म के, ये बाकी सेल्स में भी इंक्लूड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये हमारा एसेंशियल में नहीं है। उसके अलावा बाकी देखते हैं 1, 5। अब ये देखें 1, 5 जो है, अब इसमें देखें 5 जो है इसके साथ इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है। 1 देखें, 1 किसी और में आ रहा है, इधर या इधर या इधर इधर तो नहीं आ रहा, तो ये हमारा जो है एसेंशियल हो गया। इसी तरह 7, 6 देखें तो 7 आ रहा है, मगर 6 देखें तो 6 जो है हमारा किसी और में आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा एसेंशियल हो गया। इसी तरह 15 और 11 देखें, 15 जो है आ रहा है, 11 देखें नहीं आ रहा। इसी तरह 12 और 13 भी देख लें तो 12 आ रहा, 12 नहीं आ रहा, 13 आ रहा है। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर है इन चारों सेलों में जो दूसरे में इंक्लूड नहीं है। यानी कि कम से कम हमारे पास एक ऐसा सेल तो है ना जो दूसरे सेल्स में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की टर्म्स है। तो अब ये जो टर्म है ये नहीं है, तो फिर हम इसे नहीं लिखेंगे, इन टर्म्स को हम एसेंशियल में लिख देंगे जो आ रही हैं सिर्फ। तो अब मैं ये वाली टर्म्स को जो है लिख देता हूँ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में जो जो आ रही हैं। तो यही हमारा आंसर है। तो आप चाहे इस तरीके से कर लें, चाहे जो मैंने पीछे तरीका कराया चाहे उससे कर लें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमने इसमें देखना है कोई भी ऐसा, चाहे इस तरफ से देख ले इस तरफ से देख ले, कोई ऐसा सेल ज़रूर हो, क्योंकि ये हमने सेल नंबर लिखना है, कोई हमारे पास ऐसा सेल नंबर होना चाहिए जो किसी दूसरे सेल नंबर में ना आ रहा हो। तो ये देखें, तो तरीका वही है, बात को समझाने के तरीके मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे भी यही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। और दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।